+3 +5 +5 +3। सावन सिंह, रागा मुफिन सिंह जी, ओके। तो यहां देखें लॉजिक मैंने क्या कहा, +3 तो 10 और 3 13 का मतलब m, +5 14 का मतलब n, +5 16 का मतलब p, और +3 15 का मतलब o, MNPO, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। एग्री। नेक्स्ट, यहां क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5.100 4.64 4.80 तो 3 डॉट क्या होगा, इसको हमें देखने की जरूरत है। तो यहां नंबर एनालॉगी है, एक ही निष्कर्ष निकल कर है कि 5 का 100 है इंटू 20 यहां देखें तो यहां इंटू 16, तो जब यहां इंटू 20 है तो यहां भी इंटू क्या होगा 16, इंटू 20 इंटू 16 इंटू 20 इंटू 16, यह पार्ट हो जाएगा आपका 48। इसका आंसर हो जाएगा 48B। राइट। टेक्निकल टीम मैसेज को जूम करें, मैसेज पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। राइट। नेक्स्ट, आगे देखिए क्वेश्चन में आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप गौर से देखना कि इस फिगर का इनसे संबंध है, तो तीसरे फिगर का संबंध किससे होगा। साउंड फिर से खराब हो गया। जितने भी छात्र लाइव है, सभी छात्र कमेंट जरूर देने का प्रयास करें। अब आप गौर से देखना कि इस फिगर में जो अंदर वाले ट्रायंगल है वो आउटर में आ गए और बाहर वाले इनसाइड, तो डेफिनेटली इस फिगर में क्या होगा, बाहर आ जाएंगे स्क्वायर और ट्रायंगल इनसाइड। इसका आंसर क्या होगा ब्रदर, तो ये होगा बी। क्या होगा, बी। राइट। लॉजिक एक ही है। यहां देखो 1 2 तो ये बन गया 2 1, तो 1 2 तो ये बन जाएगा 2 1, ऑप्शन नंबर बी। दैट इज द पार्ट ऑफ फिगर एनालॉजी, और इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 आएंगे। नेक्स्ट देखें, यह टॉपिक है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। कभी बेसिक क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन, वेजिटेबल, वुमेन, लायन और पैरेट। तो आप जानते हो कि सब्जी, औरत, शेर और तोता कोई लिंक है, सभी अलग अलग हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या होगा, ए। राइट। मैं चाहूंगा कि जितने छात्र लाइव हैं सभी रिप्लाई देने का प्रयास करें आंसर ABCD के रूप में, कि जिससे लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। वॉइस नहीं आ रही है अब। नाउ आई थिंक ओके होना चाहिए। अब आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में कि इनमें कौन अलग है, तो एक ही गौर से देखें कि 4 वर्ड का सीरीज है, उनमें एक हमें अलग पहचानना है। स्पोर्ट्स ग्राउंड, तो हम लोग खेलते कहां हैं, मैदान में। सिनेमा कहां होता है, स्क्रीन पे। ड्रामा कहां होते हैं, स्टेज पे। लेकिन रबर इरेज उल्टा हो गया, रबर से मतलब क्या, मिटाना। ये एक्टिविटी की बात हो गई। तो अलग कौन है, डी। रबर मिटाना उसका एक्टिविटी है ना, काम करना हो गया। तो इसका तो एक स्टेज मतलब उसका प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। अब आपसे कहा गया कि इन 4 वर्ड में क्लासिफिकेशन है, 3 का ग्रुपिंग होगा, एक अलग है। तो आप गौर से देखना 32-41, 62-44, 46-28, 33.56 एक ही लॉजिक है। इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम 5 है, इन दोनों का सम भी 5, इन दोनों का 8, इन दोनों का 8। जो लेफ्ट का सम है वही राइट का है। इन दोनों का 10, यहां भी 10, बट ये बराबर नहीं है। यहां 6 और यहां 11, और ये सभी में क्या है, बराबर है। इसके अंदर क्या हो गया, डी। तो वेल डन माय डियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिगर है और आपसे पूछा गया कि इन 4 फिगर में एक अलग है, मतलब 3 फिगर का एक अपने आप में एक ग्रुपिंग है,
कौन है जो अलग दिखाई दे रहा है? सी। क्यों? त्रिभुज नहीं है। और कोई लॉजिक? त्रिभुज इसमें एक भी नहीं है। इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करें कि इन सभी में लाइन जो है वो स्लैंट लाइन है। फिगर इंटरसेक्ट जरूर कर रहा है, बट सभी फिगर में क्या है, एक प्रकार का इंटरसेक्ट लाइन है। जैसे अब गौर से देखो, इसके दो लॉजिक हैं। एक लॉजिक है कि इस प्रकार का ये कंप्लीट फिगर है, गौर से देखना। उसी प्रकार देखें, ये फिगर भी आपका कंप्लीट फिगर है, दो फिगर इंटरसेक्ट है। ये फिगर भी अपने आप में एक इंटरसेक्ट फिगर है। बट यदि हम डी को देखते हैं तो ट्राइंगल पर ही ये जाके ऐसे बन गया, मतलब ये दो कंप्लीट फिगर नहीं आ रहा है। ठीक है, स्लैंट लाइन भी बोलेंगे, बट वो लॉजिक वहां वीक हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसके पीछे तर्क यह है ब्रदर कि ये सभी फिगर अपने आप दो फिगर का इंटरसेक्ट है, या आके आश्रित हो गया। दैट्स वाई वो लॉजिक वीक। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी इज ऑड वन आउट, डी अलग है। हम चला, क्योंकि आप गौर से देखो इस फिगर में इसी पे आके अटैच हो गया। इसलिए आगे देखें, आपके पास 4 लेटर से यहां वर्ड, आपसे कहा गया इसमें अलग कौन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, मैं फिर से बता दूं कि आप ए से लेकर जेड के लिए एक छोटा सा वर्ड उसको रिकॉल करने का प्रयास करें। सिफ्लोरक्स। क्या वर्ड लेंगे? सिफ्लोरक्स। इसका मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। यदि आपके पास सिफ्लोरक्स है तो आप ए से जेड याद कर सकते हैं। जो भी छात्र मुझसे नहीं पढ़े हो, पहली बार यूट्यूब पर आए हो, तो ए से जेड याद करने का सबसे उम्दा तरीका है सिफ्लोरक्स। CFILORUX। कुछ न कर नंबर बैठा हो। आई का नंबर 9, 10, 14, 18, 26, 3, 6, 9, 17, 20, 23, 26, 7, 10, 13, 16। लॉजिक है +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3, यहां +1 +4 +4। अलग कौन है? ए, क्योंकि सभी में +3 +3 +3 है। तो इन 4 में एक अलग है। तो खास कर यूपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन की संख्या एनालॉजी और क्लासिफिकेशन को मिला दिया जाए तो 6 से 7, 8, 9 की संभावना बन रही है। फिगर वालों को मर्ज करूं तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कितना शानदार है। ऑर्डर ऑफ वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। एडवाइजर युगांश, ओके सर, वेरी अच्छा कमेंट है। जो भी छात्र भी आए सब सर सुनने का प्रयास करें। इन 5 में से इनको सजाना है डिक्शनरी के आधार पे। जब मैं डिक्शनरी पे सजाऊंगा तो बट नेचुरल है कि सभी वी है। तो कहा गया 5वें नंबर पे कौन आएगा? तो VRS S S S S, लास्ट में यू है ना, तो सबसे अंत में यही आएगा। मैं पूरा पढ़ के टाइम बर्बाद क्यों करूं? फर्स्ट में आना होगा तो दिमाग लगाता। तो जब 4 कॉमन है तो IOSU, सबसे लास्ट में यू ही आएगा। तो यह है, तो आपको टाइम ही बचाना है और उसको बनाना है एकदम कम से कम समय में। क्यों? पहले आएंगे कौन वाला? ई वाला, फिर आएगा IC वाला, फिर आएगा IO वाला, फिर O, लास्ट में U। अब देखें, यहां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि इन तीनों में एक संबंध है। वही संबंध आपको यहां देखना है क्या होगा। तो पहला काम देखना कि ये नंबर किसी का स्क्वायर क्यूब है या बीच में कोई गैपिंग है। तो वो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि यहां स्क्वायर है या गैपिंग है, वो दिमाग मेरा काम भी नहीं कर रहा है। आप गौर से देखना बंधु, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 5। इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हो गया? 6। इन दोनों को ऐड कर दें, 8। तो यहां बोलेंगे +1 और यहां बोलेंगे +2। तो यदि मैं यहां देखता हूं
29 के बाद 57, 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 1 2, तब तक ऐड कर तो ऐड ना हो। 12, 1 प्लस 2 3, ये 4, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 6 8, नहीं बना। यहां देखें 9 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5, तो बन गया ना +1 +2। सी के समान। तो कैसे 29 57 14, तो 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 1 2। डबल डिजिट को तब तक ऐड करना जब तक वह सिंगल में ना हो जाए। 5 प्लस 7 12, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5, तो लॉजिक निकल के आया +1 +2। तो इसका आंसर क्या होगा ब्रदर? सी। दैट इज द पार्ट ऑफ सिमेंटिक, एस की संभावना भी 1-2 बनती है। आगे देखिए, आगे कहा गया कि इन शब्दों को एक सार्थक क्रम में बनाएं। दैट इज द पार्ट ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो सबसे पहला वर्ड होगा, पहले लेटर, फिर होगा वर्ड, फिर होंगे फ्रेज, फिर होंगे सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में कई वाक्य फ्रेज होते हैं। कैट्स एंड डॉग रनिंग, स्ट्राइक, कॉल्ड ऑफ। तो एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा ACBD, ACBD B। 12 का आंसर होगा B। 12 क्या होगा? B। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। 13 to 15 के लिए क्वेश्चन है कि आपको सीरीज दिया हुआ है KDWMGTOJQ, व्हाट विल बी नेक्स्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएं तो आप इसके ऊपर बैठा दो नंबर। तो K का नंबर 11 13 15। लॉजिक होगा +2 +2 +2। 17 का मतलब हो गया Q, तो Q वाला देखेंगे। फिर देखें D का नंबर 4 7 10। तो पेपर में लिखना भी नहीं पड़ेगा। D का मतलब ही क्या होता है? 4, G का मतलब 7, J का मतलब 10। तो लॉजिक है +3 +3 +3। 13 का मतलब M, QM एक ही में है, आगे पढ़ेंगे भी नहीं। D, W का 23 20 17। तो लॉजिक निकल के आ रहा है -3 -3 14 का मतलब N, QM। बट जब बात 2 से ही बन गई तो आगे निकाल के हम टाइमर बात ना करें। क्लियर है या नहीं? एग्री? इसको भी देखने का प्रयास करें। सभी छात्र बताएं। ठीक है, चलें, सभी ने कहा कि ठीक है। प्रणाम प्रणाम शिवानी चौरसिया जी। तो लॉजिक है डी। नेक्स्ट देखें अब 4 8 12 24 36, व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर। तो 4 के बाद 8 है इंटू 2, 8 के बाद 12 है इंटू 1.5, 1.5 गुना। 12 के बाद 24 है इंटू 2, और 24 के बाद 36 है इंटू 1.5। तो यहां होगा इंटू 2, कितना होगा? 72। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 72। एग्री? नेक्स्ट देखो कि आपके पास सीरीज है A-CA। तो मैं पढ़ाता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएं तो पहले काउंट कर लीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 20। अब देखो टाइप्स, कितने टाइप्स के अक्षर हैं। तो ए भी है, बी भी, सी भी, डी है। तो 3 पर ब्रेक नहीं दोगे, क्यों? 3 से डिवाइड यह नहीं होगा, ब्रेक देंगे हम किस पर? 4 पे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यह होगा ABCA, ABCA,
ABCA, ABCA, ABCA। जिस ऑप्शन में BCA, CAC हो, BCA, CAC को टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। राइट। श्रावण सिंह का आवाज बहुत ही सुंदर आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रावण जी। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशन का। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, इसका एक ही ट्रिक है कि आप राइट टू लेफ्ट लेके चले। कह रहे कि इनमें से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि पी की पैतृक दादी आर है। इसका मतलब पी के पिताजी की मां का नाम क्या है, आर। तो एकदम चेक करना है कि आर का जेंडर तो फीमेल होना चाहिए, एम राइट। तो यहां देखिएगा ध्यान से, यदि मैं यहां लेके चलता हूं P प्लस आर, ए बी का पिता है, ये तो गलत हो गया। P की पैतृक दादी, P इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ आर, उल्टा लिखा है। P पैतृक दादी आर की है, हिंदी में गलत लिख दिया था। P इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ आर, P जो है वो पैतृक दादी किसकी है, आर की। तो P को दादी होना है किसकी, आर की। तो पी आर तो यहां एक कोने पर गलत, अपने आप लग रहा है ये और ये होगा। माइनस का मतलब होता है, यहां लिखे है भाई है, तो भाई के पिताजी तो हो जाएंगे, बट प्लस का मतलब पिता, तो Q प्लस आर, Q किसके फादर हो जाएंगे, आर के। अब P इंटू क्यू, A इंटू बी का मतलब है ए बी की मां है, तो P किसकी मां है, Q की। तो ऑटोमेटिकली आप देखने का प्रयास करना कि इसका आंसर क्या होगा, डी। क्यों, Q प्लस आर, A प्लस बी, A प्लस बी का मतलब लिखा है कि ए बी का फादर है, तो A बन जाएगा Q और B बन जाएगा R, तो बोलेंगे Q फादर किसका होगा, R का। अब P इंटू क्यू, A इंटू बी का अर्थ लिखा है कि ए बी की मां है, P किसकी मां हो जाएंगे, Q की, तो P दादी हो जाएंगी R के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बहुत सिंपल सी बात। तो मिस्टेक छोड़ दो, यहां देखें दो मिस्टेक हो गया, इसको आगे बढ़ता हूं। अब कह रहे क्वेश्चन में कि इन सीरीज में 4 हैं, इनमें 3 का एक ग्रुपिंग है, एक अलग है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर नंबर बैठा हो। डी का नंबर 4, डी का नंबर 4, 10, 15, 20, 22, तो +6, +5, +5, +2। यहां देखें 4, 10, 15, 19, 22, +6, +5, +4, +3। देख रहे हो, उसी प्रकार 4, 10, 15, 19, 23, +6, +5, +4, +4, +4 हो गया ना। अब देखें 4, 9, 15, 19, 21, +5, +6, +4, +3। अलग कौन लग रहा है, तो क्या कर रहा है, एक श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी होती जा रही है। निम्नलिखित में से कौन पालन करता है, तो ये बी कर रहा है। पहले पढ़ने का प्रयास करो, सभी में एक एक कम नहीं हो रहे हैं, बट बी में -1, -1, -1 हो रहा है। तो साफ लिखा है क्वेश्चन में एक एक की कमी होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसमें इस नियम का पालन किया गया, तो -1, क्यों, 6 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 4, 3, -1 हुआ। तो पालन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड पजल का। आपसे कहा गया 38 - 15 की वैल्यू 32 है, तो यही देखने की जरूरत है कि 38 - 15 = 32। आखिर क्यों, इसको हम एक्सचेंज कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा क्या 83 माइनस ये क्या होगा 51, दिस विल बी 32। क्लियर। उसी प्रकार 62 - 91 विल बी 7। इसको हम एक्सचेंज कर देंगे 26 और ये कर देंगे 19। डिफरेंस कितना हो गया
7, मालूम चला। उसी प्रकार 7481 है, तो ये हो जाएगा 47 और ये होगा 18। कितना होगा? मतलब लेटर को एक्सचेंज करके काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 21 अब का है क्वेश्चन में कि क्लॉक को कूट भाषा में 34235 लिखा गया, तो CLOCK, तो क्लॉक का कोड क्या लिखा हुआ देखें। क्लॉक का कोड लिखा हुआ है 34235 और टाइम TIME, टाइम का कोड क्या लिखा हुआ है 8679। तो मैंने पूछा कि मौलिक का कोड क्या है, तो M के नीचे क्या है, O के नीचे, जिसका जो है कुछ नहीं करना है, पिक करना है। L के नीचे 4, E के नीचे 9 और K के नीचे 5, 72495, 72495C, 72495। क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है कि जिसके सामने जो कोड है उसको पिक कर ले। 22 देखो, ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है। आप जानते हो कि शाम के वक्त सूरज कहां होते हैं, पश्चिम में, और शैडो कहां बनेंगे, पूरब में। तो मैं पढ़ाया भी था क्लास में कि शाम के वक्त एक व्यक्ति इस प्रकार खड़ा था कि उसकी परछाई उसके बाईं ओर, तो जब साउथ में होगा तो बाईं ओर होगा, नॉर्थ में होगा तो राइट में होगा। क्यों? इवनिंग के टाइम में सन कहां होता है, वेस्ट में। तो यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ देखेगा तो उसका ये कौन सा हैंड होगा, राइट, और साउथ देखेगा तो यह राइट और यह लेफ्ट। तो परछाई कहां बनेगा, लेफ्ट में, तो व्यक्ति का मुख कहां है, दक्षिण। सब क्वेश्चन ना बोनस मार्क्स होंगे। 23 अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, कर रहा है पिक विक निक विंटर इज कोल्ड, टू निक री समर इज हॉट, री थोपा नाइट आर हॉट। तो कह रहा है कि इनमें से किसका कोड है समर। तो आप इनमें कॉमन को ढूंढो। विंटर इज कोल्ड, इज कॉमन है ना, यहां कॉमन क्या है, निक। इनमें कॉमन ढूंढो, हॉट हॉट, इनमें कॉमन ढूंढे, री री। तो मैंने क्या पूछा, समर का कोड 2। कहां टाइम लगा जी, देखिए आपसे पूछा गया समर का कोड क्या है, तो पिक विक निक विंटर इज कोल्ड, टू निक प्री समर इज को हॉट, इज कॉमन है। यहां कॉमन क्या है, निक निक कॉमन है, तो इज का कोड क्या हो गया, निक। पहला तीसरा कॉमन है, सॉरी सेकंड थर्ड, हॉट हॉट कॉमन है, यहां कॉमन है री री, तो समर का कोड क्या हो गया 2। क्लियर। 24 अब वो क्या कह रहे हैं, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। प्रेरणा कहां जाती है, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जाती है। फिर बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट, तो एंटी क्लॉक लेफ्ट। फिर दाईं ओर मुड़ती हैं, अंत में फिर लेफ्ट टर्न लेती हैं, स्कूल पहुंच जाती हैं। तो स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। तो यहां दिक्कत है कि डायरेक्शन तो नहीं मालूम ना आपको। तो अब आप ये चीज सोचने का प्रयास करो कि स्कूल घर से किधर है, क्योंकि स्कूल की 2 संभावनाएं हैं, या तो ईस्ट में होता, तो ऑप्शन में ईस्ट नहीं, दूरी तो नहीं मालूम ना, नहीं, तो यहां से ये राइट मुड़ गया ना। देखो मैंने कहा कि प्रेरणा स्कूल जाने के लिए घर से उत्तर की ओर जाती है, कहां जाती है, नॉर्थ की ओर, और फिर उसके बाद बाईं मुड़ती है, लेफ्ट। तो ये राइट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न लिया, क्या ले लिया, लेफ्ट। कितनी दूरी है मतलब नहीं है। इसके बाद वो राइट टर्न लेती हैं, हमें दूरी तो नहीं मालूम, कुछ भी चले, अंत पे फिर लेफ्ट टर्न लेती हैं। तो ये तो कंफर्म है कि एंटी क्लॉक। तो कुछ भी दूरी होगा घर से, वो तो होगा नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर है या नहीं है।
तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस में ये सब क्वेश्चन को आप कितने तेजी से बनाते हैं बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान रखें, राइट का मतलब क्लॉक, लेफ्ट का मतलब एंटी। 25 कहे कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। यहां कौन है? आदमी, और एक मैन है, और इसका परिचय कौन दे रहा है? सुरेश। सुरेश क्या कह रहा है सुने। वह मतलब आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, माता के पति का मतलब पिताजी, पिता का मां का पुत्र है। तो पिता के मां का मतलब दादी, तो दादी का पुत्र या तो पिता होगा या चाचा होंगे। दादी का पुत्र या तो पिताजी होंगे, या क्या पिताजी ऑप्शन में है भी नहीं? यह व्यक्ति सुरेश के दादी का पुत्र है, तो सुरेश के दादी का पुत्र का मतलब फादर भी होंगे और चाचा भी, क्योंकि यहां साफ लिखा है जो मेरी माता के पति, पिताजी की मां दादी का पुत्र है। दादी का पुत्र चाचा होगा या पिता, इकलौता पुत्र होता तो फादर हो जाते। क्लियर? अब देखें, अब कह रहे हैं कि 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका एक ही फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1। तो 10 इंटू 10 माइनस 1। कुछ करना ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। अब देखें, अब आपसे कहा गया एक शब्द दिए गए हैं, इसके बाद 4 शब्द लिखा गया है। उनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्दों के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उस शब्द का चयन करें जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षर द्वारा लिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप देखें कि कौन बना सकते हैं। ट्रेंड्स, TRAINS, ये बन जाएगा ना? ये क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां ई 2 बार है, पी नहीं है। वाह, वेल डन। ये क्यों नहीं बना? डबल ई तो है ही। ये बोलो कि यहां ओ है, ओ नहीं है, ओ नहीं है, देखते ही बना लो। फिर देखें, ये हमारा आपका ऐप है, जो बच्चे भी लाइव हैं वो अपना ले लें, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर अपलोड होंगे माय डियर। रॉयल निक्की यादव जी ने कहा रीजनिंग क्या महाकाल हमारे गुरु जी, नहीं ऐसी बात नहीं है रॉयल जी, यहां देखें। और जो भी छात्र चाह रहे हैं कि पुलिस का बैच लें, 999 का जो कोर्स है उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार बैच है। नेक्स्ट कहा गया कि उस शब्द का प्रयोग जो नहीं लिया जा सकता है, वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चयन करें जो शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता है। ग्रेड बना लोगे ना? GREAT है ही, OUTAGE बन जाएगा, SURAT बन जाएगा, लेकिन ये वर्ड क्यों नहीं बनेगा? कोई जी यहां 2 बार है, बहुत सारे नहीं है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने करवाया था, नाउ 29 क्वेश्चन कहा जा रहा है। साउंड इज ओके माय डियर? सभी छात्र रिप्लाई करें, साउंड इज ओके? ओके, वेल डन। 29 क्वेश्चन यह कह रहा है माय डियर कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। कह रहा कि अगर मांग पूरी करनी है तो कच्चे तेल का आयात करना होगा। एकदम सही है ये, नंबर 1। लेकिन घरेलू मांग कम की जाए, ये हमारा निष्कर्ष नहीं है। आप एक्शन की बात करना शुरू कर दिए। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1। अब आ जाए 30 नंबर क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। यह संसार ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, तो साफ कहा गया कि यह जो वर्ल्ड है वह निदर गुड नॉर इविल। प्रत्येक मनुष्य अपने लिए एक संसार बनाता है, मतलब डिपेंड करता है कि व्यक्ति की सोच क्या है। कुछ का मानना है कि अच्छा है, कुछ का मानना है खराब है। तो कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, ये भी सही है, और कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है, क्योंकि साफ लिखा है कि ना तो बुरा है ना अच्छा है। इसका मतलब है कुछ इसको अच्छा मानते हैं, कुछ इसको बुरा मानते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, निदर वन
सॉरी बोथ 1 and 2 फॉलो। इधर क्यों नहीं, इधर होता है जब हमारे स्टेटमेंट में कहा जाता है या वाली बात है तब, इसलिए इसका आंसर रेशमा जी ने कहा कि सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है। रुचि यादव सी, वेल डन। टेक्निकल टीम चेक करें साउंड इज ओके और नॉट। टेक्निकल टीम चेक करें साउंड इज ओके और नॉट। बच्चे का कमेंट आ रहा है, रेशमा अंसारी जी कह रहे हैं कि आपकी वॉइस से गूंज रही है, मेरी आवाज गूंज रही है तो मैं धीरे बोलता हूं। एम आई राइट? सी 31 देखो, एक क्वेश्चन है लॉजिकल वेन डायग्राम का। इसमें कहा गया सिंगर, डांसर और पोएट। कहा है कि इस आरेख का अध्ययन कर उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी हैं। वो क्या है? कवि। कवि का मतलब ये हमारा पोएट क्या है? कवि। ये कवि हैं, गायक हैं, कवि भी हैं और गायक हैं, किंतु नर्तक नहीं है। तो इसका मतलब है कवि और गायक है लेकिन डांसर नहीं। तो आप डांसर को माइनस कर दो। तो जब मैंने कहा कवि भी हो और गायक भी दोनों होना चाहिए तो यू होगा नहीं, बचा कौन? टी। इसका आंसर क्या हो गया? बी। बहुत ईजी है। मैंने कहा सिंगर भी हो, पोएट भी हो, लेकिन डांसर ना हो। जब चेक करें जरा आप लोग, साउंड इज ओके नॉट। बच्चे का साउंड सही नहीं आ रही है। तो जब गायक भी हो और पोएट भी हो लेकिन डांसर नहीं है तो वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? टी होगा। आई थिंक आवाज ओके। एक बार चेक करें साउंड सही है या नहीं। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट नंबर, यह डाइस का क्वेश्चन है। एक पासा का दो आकृति है, दो पोजीशन है। एक में लिखा है ब्रदर, ध्यान से देखेंगे, येलो व्हाइट रेड, और यहां देखें तो येलो ब्लैक व्हाइट। तो जब एक डाइस के दो पोजीशंस पर दो नंबर कॉमन हो तो थर्ड अपोजिट टू ईच अदर। तो येलो व्हाइट कॉमन है तो रेड का क्या होगा? ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी। कहीं इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, रेड का ब्लैक हो गया। ओके। नेक्स्ट पुनः आर्गुमेंट लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सुनेंगे। यहां आर्गुमेंट का मतलब तर्क निकालना है, कौन सा आर्गुमेंट सही है कौन सा वीक है। सभी अपार्टमेंटों का क्षेत्रफल समान वर्ग फुट होने के बावजूद अधिकांश ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक है। क्या कह रहा है? सभी अपार्टमेंटों का क्षेत्रफल समान है, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो या 5वीं मंजिल हो या 10वीं मंजिल हो। अधिकांश ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक है। कह रहा कि आर्गुमेंट है, क्यों है? ऊंची मंजिलों पर रहना जोखिम भरा है क्योंकि निचली मंजिलों की तुलना में लिफ्टों पर निर्भरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिन तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। यदि ये होता तब तो ये उल्टा हो गया ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऊपर वाली मंजिल का किराया कम होना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट तो वीक कर दिया इसको। क्लियर? नंबर 2, निचली मंजिलों की तुलना में ऊंची मंजिलों पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है। ये एकदम सही है कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वह निचली मंजिल पर क्या होगा? ज्यादा और ऊपरी मंजिल पे कम। तो ये हमारा आर्गुमेंट सही लग रहा है और ये गलत। तो यहां आंसर क्या लिखा हुआ है? यहां अब मैं प्रयास करूंगा रेशमा जी के एकदम क्लास रेगुलर ही हो और होगा माय डियर, घबराएंगे नहीं। रुचि यादव, तो इसका आंसर होना चाहिए तर्क वह कमजोर करता है जबकि तर्क दो कथन को मजबूत करता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए,
ए इज द स्ट्रॉन्ग, मतलब सेकंड स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी छात्र लाइव हैं सभी रिप्लाई करने का प्रयास करें। मैराथन लगा दो यूपी पुलिस के लिए, आरडी लाइव मैथ स्पेशल जितना मैं करवा रहा हूं उसमें लॉजिकल भी होंगे, एनालिटिकल भी होंगे, सारे होंगे जस्ट लाइक यूपी पुलिस क्वेश्चन पैटर्न। ओके, आरडी लाइव ने कहा रीडिंग के गॉड हो या आपका बड़ापन, गॉड तो एक ही है, मैं एक माध्यम हूं कि आपको सिखा पाऊं। चलिए, ए के जी डी एच और वाई उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8, 1 2 3 4 सॉरी 6। तो 6 व्यक्ति का फेस कहां है ब्रदर? देखो 6 व्यक्ति का फेस कहां है? नॉर्थ में, यहां 1 2 3 4 5 6। ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा और ये हमारा क्या होगा? राइट। ये लेफ्ट और ये राइट। 1 2 3 4 5 6। अब लिखना ए के जी डी एच वाई नॉर्थ को मुख करके सीधी पंक्ति में खड़ा है। के एक अंतिम छोर पर है, तो के की संभावना लेफ्ट भी होगा और राइट भी। तो हम समझ सकते हैं के की संभावना यहां भी है और यहां भी, 2 संभावना है, यस और नो। लेकिन वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ओ माय गॉड, के दाएं, इसमें के को यहां लूंगा दाएं नहीं हो पाएगा। इसका मतलब के का मतलब काउंटिंग नहीं करनी है, 1 2 3। यहां कौन होगा? वाई। वाई के दाएं तीसरे स्थान पर है। और ये और वर्ड किसके लिए है? वाई के लिए। और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो कंफर्म हो गया कि यह वाई ए के सेकंड लेफ्ट है। तो यहां ए हो गया। तो वाई के दाएं तीसरे स्थान पर, वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है और वाई के लिए है ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। ओके, डी और एच निकटतम पड़ोसी हैं जो ए के ठीक बाईं ओर हैं। तो डी और एच निकटतम पड़ोसी हैं जो ए के ठीक बाईं ओर हैं, डी और एच। तो अब बताओ कि यहां 6 व्यक्ति हैं और डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी किसके बाईं ओर? जी के। तो यहां कौन होगा? जी 1 2 3। यहां कौन होगा? डी। अब लिखा है कि डी और एच निकटतम पड़ोसी जो ए के बाईं ओर है, ठीक नहीं होगा क्योंकि यहां साफ लिखा है कि डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के लेफ्ट में तो नहीं होगा क्योंकि ए तो यहां लिखा हुआ है कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो यहां इंग्लिश पढ़ता हूं, K is at one end, Y is sitting third from the right of K and second to the left of A। इसका मतलब है कि यह Y A के सेकंड लेफ्ट है। क्लियर? अब लिखा है क्वेश्चन में कि यहां D और H होगा। तो यहां इमीडिएट नहीं होगा, ये थोड़ा सा है, यहां ये होगा कि D और H A के लेफ्ट में है। तो मैंने पूछा K के ठीक दाईं ओर कौन है? K के दाईं ओर कौन है? D। K के दाईं ओर कौन है? D। ओके, आरडी लाइव क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुजी हर टॉपिक, नो माय डियर, जो प्रैक्टिस करवा रहे उसको पढ़ें, सारा कवर होगा माय डियर, कहीं तनाव मत लेना। और जो नए बच्चे हैं वो जो हमारे ऐप पर ट्रिपल एन का कोर्स यूपी पुलिस के लिए इसको ले लें, पढ़ लें, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा और प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट सेशन है। नेक्स्ट कहा गया कि यह आपका है मिसिंग नंबर। ये क्या है? मिसिंग नंबर। 6 21 14 4500 क्वेश्चन मार्क्स, 825 7। तो मैंने क्लास में भी कहा था कि रो कॉलम में जहां बिग वैल्यू हो उसको देखने का प्रयास करें। तो लॉजिक निकल के आ रहा है कि यहां बिग वैल्यू 40 है। तो आप ध्यान से देखें, 8 को 6 के साथ मल्टीपल करेंगे, कितना आ गया? 48 माइनस नीचे वाला वैल्यू 40। गौर करें आप। उसी प्रकार 21 को 25 से मल्टीपल करें, 21 को 25 से मल्टीपल करें, कितना हो गया? कितना हो? जल्दी बताएं। 5 2 5 माइनस 25 500, नीचे वाले को माइनस किया। तो अब मैं क्या करूंगा? 14 को 7 के साथ
तो 14 इंटू 7 माइनस 7 कितना हो गया? 14 7 या माइनस 7 कितने हो गया? 90। राइट प्रिया? बी, वेल डन। एसपीजी कमांडो गलत। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल माइनस नीचे का वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल माइनस नीचे का वैल्यू। सभी छात्र रिप्लाई करें और लिखने का प्रयास करें। यहां देखें, यहां लिखा है 5 7 11 39 36 क्वेश्चन मार्क 859। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी हम क्वेश्चन को बनाएं तो बिग वैल्यू को देखने का प्रयास करें। तो यहां बिग वैल्यू कौन है? 39। बिग वैल्यू कौन है? 36। तो इनको इसके साथ मल्टीपल करें, 8 इंटू 5। तो जो ही मैं 8 इंटू 5 कर रहा हूं 40, राइट। और यहां कर रहा हूं तो 7 इंटू 5 प्लस 1। लॉजिक क्या निकल के आ रहा है? आखिर इसमें क्या हो सकता है कि 8 5 में क्या करूं कि 39 हो? रिप्लाई देखता हूं कौन बंधु ऑनलाइन बता रहे हैं। 5 7 11, वाह, वेल डन। बात यहां नहीं बन रही है तो अब यहां ध्यान से देखो कि 5 और 8 है ना, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। इसका स्क्वायर कितना हो गया? तो 64 माइनस 25 39। इनके स्क्वायर का डिफरेंस। फिर देखें यहां 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 39 माइनस 25 विल बी, सॉरी 49 माइनस 25 विल बी, कहां आया? 36 कहां आ रहा है? 34 नहीं, 24 आएगा ना। कोई बच्चे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं? तो अब आप देखने का प्रयास करना कि इस क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या उम्मीद है। 5 7 11 या इनके बीच में कुछ है? वाह, रुचि यादव करें कि 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये क्या कहना चाह रहे हैं? रो या कॉलम में? मेरा सभी से निवेदन है कि पहले रूल को देखने का प्रयास करें कि रो या कॉलम में कहां लेके चल रहे हैं। रो या कॉलम में लेके चल रहे बंधु। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो 39 है माय डियर, तो यहां देखो 5 प्लस 8 दिमाग में क्यों नहीं गया? इंटू 3, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इंटू 3 होगा। उसी प्रकार 7 प्लस 5 इंटू 3, फर्स्ट और थर्ड वाले को प्लस करके इंटू 3 करने का प्रयास करें। पर मैं देख रहा हूं कि हमारे कोई भी बच्चे इसका रिप्लाई सही से नहीं दे रहे हैं। किसी का भी आंसर में रिप्लाई सही से नहीं लगा। मेरा एक निवेदन है कि सभी छात्र रिप्लाई देने का प्रयास करें कि जिससे लगे कि मैं क्या दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ओके, चलो यहां देखें 11 प्लस 9 इंटू कितना हो गया? 60। आगे देखिए, टॉपिक सीरीज है। ये टॉपिक आपका सीरीज फिगर है, राइट। आपसे पूछा गया कि ये फिगर तो मैं को जूम कर दूं कि सभी को समझ बात आ जाए। तो यदि मैं फिगर का भी ऑप्शन भी हटा देता हूं तो यहां देखो लाइट बॉडी, डार्क, लाइट, डार्क। ये कंफर्म है कि पहले फिगर में लाइट है, तीसरे भी क्या है? लाइट। ये डार्क यहां है तो यही रहेगा। देख रहे हो, यही है। अब फिर देखो इसके बाद यहां, तो लॉजिक निकल के आ रहा है कि पहले फिगर से तीसरे फिगर में जाने पर यह कन्वर्जन 135 डिग्री राइट क्लॉकवाइज है। कैसे? एलन यादव जी नमस्ते नमस्ते। आप देखो कि इस फिगर का यहां से यहां जाना, ये नॉर्थ से साउथ ईस्ट की ओर जाना,
135 डिग्री राइट हैंड। उसी प्रकार सी से जब हम डी जाएंगे तो यह भी 135 क्या जाएगा ब्रदर, राइट हैंड। क्या ये ऊपर होगा या वेस्ट में होगा, वेस्ट में, क्लॉक वाइज है ना, नॉर्थ से साउथ ईस्ट। और यहां से 45 45 45, क्या ये फिगर इस रूप से ऐसे होगा या नहीं होगा, बताओ आप लाइट में, क्लियर। अब फिर देखना यहां से चला गया 135, तो जिस विकल्प में वेस्ट हो उसको देखने का प्रयास करना। वेस्ट एक ही में दिखाई पड़ रहा है, कहां, डी में। कहां दिखाई पड़ रहा है, डी में, डी फॉर दिल्ली में। मतलब फिगर आपका पहले था कहां, पहले कहां था, नॉर्थ में, फिर साउथ ईस्ट में, फिर वेस्ट में। तो वेस्ट, और वेस्ट के बाद देखो नॉर्थ ईस्ट। एग्री। तो इस क्वेश्चन को एक बार मिनिमाइज कर दो कि जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे भी समझ लें। देखो ब्रदर, क्लियर, डी, रुचि यादव डी, गुड। यहां देखें, ये नॉर्थ में है, ये साउथ ईस्ट में 135 क्लॉक, फिर यहां ये वेस्ट में, फिर यहां से यहां 135। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट एक करंट का टॉपिक है, देखो क्या कह रहा है। यदि 1 मार्च 2012, यदि 1 मार्च 2012 गुरुवार था तो 1 फरवरी 2016 सप्ताह का कौन सा दिन था। मैं पढ़ाता हूं कैलेंडर में भी कि जो डेट दिया गया उसको आप डे निकाल लो, जितना प्लस माइनस होगा उतना ही प्लस माइनस यहां भी करेंगे। रियल होगा तो रियल कर देना, तो कुछ नहीं करना है। आप 1 मार्च 2012 क्या करेंगे, 1 प्लस ईयर, ईयर अपॉन 4 प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड अपॉन 7, क्लियर। तो 12 1 13 और 3 16, 14 बाहर, 2 6 6 12, 12 में से 7 गया 5, 5 का मतलब होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, रियल में डे है, यहां मैनिपुलेशन है ही नहीं, तो मैं आसानी से निकाल दूंगा। 1 फरवरी 2016, कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 16 प्लस 16 अपॉन 4, लीप ईयर है, फैब का कोड 3 होगा, सेंचुरी कोड 6 अपॉन 7 4, क्लियर। 16 में 14 बाहर गया, 2 1 3 7 खत्म, 9 7 2। तो लीप ईयर में मार्च का कोड नहीं बदलता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है। 2 का मतलब क्या हो गया, संडे मंडे, इसका आंसर क्या होगा, मंडे। तो पेपर में कुछ नहीं करना, ये मेरा लक है कि यह डे वास्तविक निकला है। यदि यहां निकलता शुक्रवार और यहां लिखा होता गुरुवार तो मैं -1 करता, यहां होता बुधवार, यहां गुरुवार +1 करता। पर रियलिस्टिक डे है तो आप रियलिस्टिक डे ही निकालें और वहां दिमाग ना लगाएं, और डे इवेंट डे की बात करना ही नहीं है। 38 का बी, 38 का बी, ओके माय डियर। नेक्स्ट देखो, हाँ सैटरडे, सैटरडे मानेंगे उसको, सैटरडे 0 मानेंगे सैटरडे। यहां देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जो पहले आए से चुने। तो आप यहां गौर से देखना कि सबसे पहले क्या है, आरी आरी है, आरईएफ 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 आरईएफ। तो पहले आई वाला होगा, ओ वाला या एल वाला। तो रिफाइनरी, तो दिमाग क्यों लगाए, दिमाग क्यों लगाएं। रिप्लाई नहीं आ रहा माय डियर, रिप्लाई नहीं आ रहा आंसर। अब आगे देखें, आगे निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। इसमें तो आप लोग मास्टरमाइंड हैं, सभी ए एच हैं, ऑल ए आर एच, सभी ए क्या है, एच। और नो बीज ए, कोई बी क्या नहीं है, ए नहीं है। तो अब आपसे कहा गया, पूछा गया, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी सही है, नो वाले में सम नॉट सही है। नो बीज एच, ये कांट से हो गया ना, बी का एच में है, कांट से ओनली, उससे क्या मतलब, नो में सम नॉट होगा, सही होता ओनली ट्रू। डी प्लीज सी, डी का मतलब ओनली 1 फॉलो। कहा गया सभी ए एच है,
कोई ए बी नहीं, तो ए बी में नो है तो सम नॉट सही होगा, सम नॉट सही होगा, सम या नॉट बी, पर नो बी जाए ये कांट से पढ़ा चुका हूं, सम नॉट में रिवर्स नहीं लेते ओनली। नेक्स्ट देखें, अब एक कार्य की अवधारणा है, एजम्पशन से मान्यता है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, सभी लड़कियों को शादी करना पसंद नहीं है, सभी लड़कियों को शादी करना पसंद है, ऑल गर्ल्स डोंट लाइक टू मैरी, और कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं। हमें निष्कर्ष नहीं एजम्पशन निकालना है, तो सभी लड़कियां शादी करना पसंद करती हैं तो गलत हो गया, और सभी लड़कियां शादी नहीं करती हैं, तो सभी लड़कियां शादी नहीं करती हैं तो सम नॉट, तो ये तो निष्कर्ष एजम्पशन कैसे हो गया, सभी लड़कियों को शादी करना पसंद नहीं है, इसका मतलब है कुछ करती है कुछ, तो ये तो कंफर्म है कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं, ये लिखा ही हुआ है, तो सभी लड़कियां शादी नहीं करती हैं, ये तो निष्कर्ष हो गया ना। हमें निकालना क्या है, अवधारणा है, इसका आंसर क्या होगा, डी, नीदर वन नॉट टू, अवधारणा निकालना है ना, एजम्पशन। कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं, सभी लड़कियां शादी नहीं करती, तो यहां लिखा कि सभी लड़कियां को शादी करना पसंद नहीं है, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती है, तो सभी लड़कियां शादी नहीं करती, इसका ये जो एजम्पशन नहीं होगा, नीदर वन नॉट टू, इसका आंसर क्लियर। आगे देखें, ये क्वेश्चन से ट्राइंगल वाले आपसे पूछा गया कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आप गौर से देखना कि इसमें इस फिगर में कितने होंगे, 8, क्लियर, यहां 3, यहां 3, यहां 1, यहां 1, तो 8, 6, 14, 16 तो ही हो गए ना, 16 यहां हो गए, यहां हो गए 16, यहां हो गए 16 प्लस यहां कितने हो गए, 3, 1, 4, यही ना, 20 प्लस यहां कितने हो गए, 3, 1, 4, 24। इसके बाद आप मर्जिंग पर विचार करो, मर्जिंग के बाद क्या होगा, तो मर्ज के बाद देखना है ब्रदर, मर्ज के बाद जो ट्राइंगल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, एक देखे बन रहा है, फिर देखो ट्राइंगल एक ऐसे बन रहे हैं, इसके बाद आप ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद जो ट्राइंगल का रूपरेखा जो दिखाई दे रहा है हमें, वह दे रहा है इस प्रकार, देख रहे हो आप, 24, 3 खत्म, डी, राइट रुचि यादव। तो पेपर में यही सब ध्यान रखना है कि बनाते वक्त किन किन बातों पर ध्यान दें, 24 के बाद ये 3, 27। नेक्स्ट कहे कि क्वेश्चन में कि एक कागज को मोड़ कर काटा गया है, ये थोड़ा सा फिगर में इसको ड्रॉ कर दूं, ये फिगर में मिस हो गया है पेपर में, ये फिगर आपका इस प्रकार ऐसे है, इस प्रकार ऐड किया, तो पढ़ाया हूं कि जब भी राइट टू लेफ्ट जाएंगे या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इसका एक ही मतलब होता है ब्रदर, मिरर इमेज, ऊपर से नीचे का मतलब वाटर इमेज। ओके ब्रदर, तो अब देखना, सभी छात्र से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। इस फिगर में देखो आप, ऐसे करके ऐसे आया और पूरा पेपर ऐसे बन गया, एम आई राइट, तो खोलोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, सी, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 4 साइड खोले, राइट रुचि। नेक्स्ट कहा गया क्वेश्चन में कि अंत स्थापित है, फिगर थोड़ा मिस है, इसको मैं हटाता हूं, ड्रॉ नहीं हुआ तो छोड़ दो। अब देखो, यह लेटर सीरीज है GKH, ये सारे आपके टेलीग्राम पे, इंस्टा पे अपलोड मैं करवाऊंगा, टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप अपना डाउनलोड कर लें, GKH। तो आप यहां लिखो जी का नंबर 7, 4, 23, 20, और यहां क्या है, कुछ फीलिंग आया, क्या लॉजिक है, 7, 4, 23, लॉजिक एक ही निकल के आ रहा है जो मैं सोच रहा हूं।
लॉजिक है कि यहां -3 है ना, देखना पहले का दूसरे के साथ, तीसरी का चौथे के साथ, इनमें में छोड़ दो आप, एम राइट। तो फिर यहां -3 होगा, 4 का मतलब डी, और डी से एक ही स्टार्ट है, मैं दिमाग क्यों लगाऊं, जो भी हो। ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड के साथ, थर्ड का 4 के फर्स्ट का सेकंड, थर्ड का 4, तो 5 का 6, आगे डी होगा। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे, 11, ये 14 +3 अपने आप बन जाएगा, तो +3 करेंगे तो जेड होगा। क्लियर, राइट। नेक्स्ट, इस लेटर्स का निकालना है हमें मिरर इमेज। क्या निकालना है? मिरर इमेज। तो ये स्टार्टिंग कहां से होगा? डी से, उल्टा डी, और एस तो ये होगा नहीं, तो अपने आप डी सीधा कैसे होगा? उल्टा होगा ना। डी का मिरर इमेज उल्टा डी होता है, ऐसे स्टार्टिंग डी से करेंगे, और एस का होता है माय डियर इस प्रकार। ये गलत हो गया, तो डी इज द करेक्ट। राइट प्रिया, 2 सेकंड का काम था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, आप भारी ट्रैफिक में फंस गए हैं। सुनना, आप एक क्वेश्चन है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसको बोलते हैं एसआरटी। क्या बोलते हैं? एसआरटी। इस टाइप क्वेश्चन की वेटेज है। आप भारी ट्रैफिक में फंस गए हैं, आपको एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर हो रही है, आप क्या करते हैं? तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि निराश हो जाओ और अपना हॉर्न बजाओ, शांत रहें और देरी के बारे में सूचित करने के लिए आगे कॉल करें। अब सही है, ट्रैफिक पुलिस मतलब आप ट्रैफिक को तो उठा नहीं सकते हो ना, और नहीं आप मूवी का हीरो हैं कि फूक मारा हट गया। तो आपको लॉजिकली प्रयोग करना है। तेजी से पहुंचने के लिए ट्रैफिक को, ये भी नहीं, बी ट्रैफिक जाम है, क्रैश, तो आप आगे फर्दर कार्रवाई करें कि ऐसे से फंसा हूं। इसमें आगे देखिए, ये सीरीज है। सीरीज में कहा गया, दो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वाह, वेल डन। 1/2, 3/4, इसमें कितना ऐड करेंगे? +1/4, और इसमें हम करेंगे +1/4, तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 में हम 1/4 करेंगे तो 5/4। एग्री? राइट रुचि? डी नहीं, इसका आंसर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। सभी छात्र रिप्लाई करेंगे, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखो, सीरीज है आपका 5, 10, 17, 26, 37, 50। तो आप देखो ब्रदर, 5 के बाद 10 +5 +7 +9 +11 +13, कॉमन है +2 +2 +2 +2 +15 होगा 65। बी इज द करेक्ट आंसर। सारे में कॉमन है, +5 +7 राइट बी। नेक्स्ट, ये टॉपिक है कोडल इनइक्वलिटी, और इसका वेटेज एक संभावना है। करें कि h ग्रेटर देन और इक्वल टू y इक्वल टू j। अब आपसे कहा गया k का मान h से छोटा या बराबर हो और m का मान j से बड़ा हो, दोनों सत्य हो जाएं। यदि मैं ऑप्शन ए लेके चलूंगा यहां, तो यह तो सही हो जाएगा, लेकिन यह सही नहीं होगा। यदि मैं इसको यहां लेके चलूं, सॉरी, यदि हम ये लेके चल रहे थे ए, तो भी ये सही नहीं होता। के का मान इससे छोटा या बराबर कहां होगा? इक्वल टू लेंगे तो ये सही होगा, वो सही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सी लेंगे तब तो यही गलत हो जाएगा। के का मान छोटा है, बराबर लेंगे, इक्वल टू। जो इक्वल टू लोगे तो h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। प्रूफ हो गया। और यहां मैं प्रूफ कर सकता हूं कि m का मान j से बड़ा है, क्योंकि j इक्वल टू के। तो दोनों सही होगा, डी। आगे देखें, आपके पेपर में उम्मीद है कि 3 से 5 क्वेश्चन डीआई वाले भी आएंगे, और मैं डीआई का प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप सुनने का प्रयास करना। ये एक डिमांड और इस पर कह रहा है। देखें, ये ग्राफ है आपका, डिमांड और प्रोडक्शन।
ए बी सी डी ई 5 कंपनियां हैं, तो ए कंपनी का डिमांड है 3000, प्रोडक्शन कितने हैं 1500, काफी। इसका डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। डिमांड कम, प्रोडक्शन ज्यादा। डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन कम, अलग अलग है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित बार आरेख में 5 कंपनियां ए बी सी डी ई। आरेख एक उत्पाद की मांग और उसके उत्पादन को उपरोक्त 5 कंपनियों को दर्शाता है। यदि कंपनी सी द्वारा कंपनी किसके द्वारा, सी द्वारा उत्पाद की मांग का X% कंपनी बी के मांग के बराबर है। मांग का मतलब क्या होता है, डिमांड। तो X का मान ज्ञात करें। If X% of demand of product of company C is equal to that of company B, इसका मतलब मालूम चला क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि की कंपनी C का उत्पाद का X% कंपनी B की मांग के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 20, इसका मतलब यह हुआ कि 25 है ना का X% कितना है 600। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना X का मान। तो X का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। तो कट गया, जो हट जाएगा ना ये, तो ये परसेंटेज कर दो, तो ये हो जाएगा 600/25 24। राइट एसपीजी कमांडो मोए वाले छात्र कह रहे हैं, मोए वाले छात्र सुनेंगे, कह रहा है कि बी का जो डिमांड है वो सी के डिमांड का X% है। बी का डिमांड 600 है, यह 2500 है, तो कितना परसेंट हो गया 24। क्या क्लियर? अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, बट लड़के नहीं बना पाते, क्यों? क्योंकि समझ नहीं पाते करना क्या है। अब देखिए, अब यह तालिका में लिखा है कि नीचे दी गई तालिका 6 छात्रों द्वारा 2 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती हैं। तो यहां देखो स्टूडेंट्स P और Q, सॉरी सब्जेक्ट है P और Q। ए हमारे स्टूडेंट्स है, P में कितने हैं 150, B का इतना है। तो यदि विषयों P के लिए मिश्रित अंक 900 है, कुल पेपर कितने नंबर का है, टोटल कितने का है 900 का। तो कहा गया ए द्वारा विषय P में कितने % अंक प्राप्त किए गए। मैं पढ़ाता हूं, डिमांड वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100। और आप जानते हो कि डिमांड वैल्यू यहां कौन होगा 150, बेस वैल्यू कौन होंगे टोटल इनटू 100। इसको तो देखते ही टिक कर दोगे 16.67। तो ऐसे क्वेश्चन की संभावना 2 से 3 आएंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखें, नीचे दिए गए पाई चार्ट Q द्वारा 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है परसेंटेज वाइज। इन विषयों में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 700 हैं, मतलब सभी का कुल अंक कितने हैं 700। किसी विशेष विषय में प्राप्त अंकों को इन सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों के % के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो आपसे कहा गया QSU में प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो नहीं निकाल सकते आप, Q में कितने हैं बताओ 13। तो यहां कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ब्रदर, 13% प्लस F में कितने हैं 11% और U में कितने हैं 20%। इसका सम कितना हो गया 13, 11, 24 और 20। किसका 44%। तो निकाल सकते हो, हमें निकालना है 44% ऑफ 700। मैं एक ही बात जानता हूं, 40% निकाल लो और 4% निकाल लो। 700 का 40% 280 और 1% 7, 4 28 308। कहां टाइम लगा डी, वेरी सिंपल। राइट मीसु, गुड आफ्टरनून माय डियर। जितने भी छात्र लाइव हैं, मैं प्रतिदिन 1 बजे आऊंगा। यूट्यूब पे आप से रिक्वेस्ट है कि आप आने का प्रयास करें और यूपी पुलिस के क्वेश्चन को आप पेपर से पहले लगा कि पेपर आप दे रहे हैं,
इस पैटर्न से आपको मिलेगा 55 का 55 आप सिक्योर करें। जो भी आए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक संस्था द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल के चयन के लिए निम्न मानदंड हैं। उसके पास फर्स्ट, किसी भी विषय में पीएचडी पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है पीएचडी। तो पेपर में आप इसको ना पॉइंट में लिखना पीएचडी फर्स्ट में। तो आप करो क्या पेपर में, पेपर आपके ऑफलाइन होते हैं तो आप ऐसे पॉइंट बना देना। पॉइंट नंबर 1 क्या होना चाहिए, पीएचडी। पॉइंट नंबर 2 शॉर्ट में लिखेंगे कि एक संस्था में प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, 1 अक्टूबर 2016 को 45 से कम और 65 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 45 से कम नहीं, 65 से कब, 1 अक्टूबर 2016। तो 45 को माइनस कर दो, कितना हो गया, 1971। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1971 के बाद नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना है, 2016 में क्या 65, तो 1/5/1951। 1 अक्टूबर 1951 के पहले कैसे 81 होगा ना, 11 में 4 गया 7, 11 में 6 गया 5, 51। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1971 से 1 अक्टूबर 1951 के बीच होना चाहिए। साफ लिखा हुआ ब्रदर कि 1 अक्टूबर 2016 को 45 से कम और 65 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 51 में होगा वही 65 वर्ष होगा। इसमें उसी से घटा लेते हैं। कंडीशन 4 कंडीशन देखना। 4 क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है कि 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और स्नातक की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली क्लास में अजीत कुमार जी एकदम सिक्योर करेंगे, तनाव मुक्त रहें और सुनने का प्रयास करें। 60% अंकों के साथ पीजी और यूजी होना चाहिए। इसका मतलब स्नातक में और स्नातकोत्तर का मतलब एमएससी एमए में कितने होना चाहिए, 60%। तो ये कंफर्म है कि यूजी और पीजी में होना चाहिए 60%। ये 4 कंडीशन लिखा हुआ है। अब देखें, अब लिखा है कि एक सभी मानदंडों को पूरा करता हो सिवाय, इसका मतलब यहां एक्सेप्शनल केस है। यहां कुछ केस क्या है, एक्सेप्शनल है। नंबर 1 लिखा है, 1 ऊपर के लिए। 1 का मतलब जो ऊपर है, और 1 में क्या लिखा है कि जो बच्चे पीएचडी ना किए हों। तो यहां साफ लिखा है 1, और 1 का मतलब लिखा है कि किसी भी विषय पीएचडी पूरी होनी चाहिए। तो वैसे उम्मीदवार जो पीएचडी नहीं है लेकिन 15 से अधिक वर्षों का कार्य का अनुभव है, तो उसके मामले डीन के पास जाएंगे। तो लिखा है, बट ही हैज मोर देन 15 years वर्क एक्सपीरियंस, केस विल रेफर टू द बेंच ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब जिस बच्चे के पास पीएचडी नहीं है लेकिन 15 वर्षों का एक्सपीरियंस होगा, तो वह मामला कहां जाएगा, डीन के पास। क्लियर। 15 वर्ष किसका, संस्थान में प्रिंसिपल का ही होना चाहिए। नंबर 2 का मतलब सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसे प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो। तो वैसे उम्मीदवार जो 8 से कम वर्ष पर प्रिंसिपल के पद पे काम कर रहा है लेकिन प्रशासन विभाग की जानकारी है, तो मामला अध्यक्ष के पास जाएगा। तो मान लीजिए एक व्यक्ति मान लो कि एक व्यक्ति 15 वर्ष से कम का अनुभव रखता हो लेकिन प्रशासन विभाग की जानकारी हो, तो मामला कहां जाएगा, अध्यक्ष के पास।
तो वैसे उम्मीदवार जिसके पास 8 वर्ष का अनुभव नहीं है, लेकिन वह किस पद पे, प्रधानाचार्य के रूप में 8 वर्ष का अनुभव नहीं है, लेकिन उसके पास प्रशासन विभाग की जानकारी हो, तो मामला कहां जाएगा? अध्यक्ष के पास। अब मेरे क्वेश्चन यह है कि यदि मेरा क्वेश्चन यह है कि यदि दोनों हो, मेरा क्वेश्चन यह है कि यदि दोनों हो, सुनेंगे, लाइट ज्यादा है तो मैं लाइट को ठीक करता हूं। पहला कंडीशन मैंने क्या लिखा, पहला क्या लिखा, पहला क्या लिखा, पीएचडी, पहला क्या लिखा, पीएचडी। सेकंड कंडीशन क्या लिखा था ब्रदर? सेकंड लिखा था मैं कि 8 वर्ष का अनुभव हो, किस तौर पे? प्रिंसिपल के पद पे। थर्ड मैंने लिखा था कि क्वेश्चंस में थर्ड लिखा था कि 1 अक्टूबर 2016 को 45 से कम नहीं और 65 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1971 के बाद नहीं होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1951 के पहले नहीं होना चाहिए। क्लियर? और 4 मैंने लिखा आपके पास कि 60% के साथ यूजी और पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर। राइट? ये 4 कंडीशन है। आप ध्यान से फिर सुनने का प्रयास करें। नंबर 1, किसी भी विषय में पीएचडी पूरी होनी चाहिए। नंबर 2, एक संस्था में प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। थर्ड, 1 अक्टूबर 2016 को 45 से कम और 65 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 16 में ही 45 घटा देना, 16 में ही 65 घटा देना, डेट ऑफ बर्थ खुद निकाल लेंगे। और 4, 60% के साथ यूजी और पीजी होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन नंबर 1 लिखा है कि अगर उसके पास 15 से अधिक वर्षों का कार्य का अनुभव हो, मतलब वह व्यक्ति जो नंबर 1 के लिए एक्सेप्शनल केस है कि वह व्यक्ति जो पीएचडी नहीं कर पाया लेकिन 15 वर्षों का अनुभव है, तो यह मामला कहां जाएगा? डीन के पास। लेकिन दोनों होगा तो हम इसको मानेंगे, माने पीएचडी भी है और 15 वर्ष का अनुभव भी है तो हम पीएचडी को मानेंगे। क्लियर? नंबर 2 ऊपर के लिए तो 2 कंडीशन क्या लिखा है कि वह उम्मीदवार जिसके पास प्रधानाचार्य के रूप में 8 वर्ष का अनुभव नहीं है, उसके लिए छूट दिया गया है कि यदि उसके पास प्रशासन विभाग की जानकारी हो तो मामला कहां जाएगा? अध्यक्ष के पास। तो मान लीजिए कि 8 वर्ष का अनुभव नहीं है प्रधानाचार्य के रूप में, लेकिन उसके पास प्रशासन विभाग की जानकारी है, तो मामला कहां जाएगा? अध्यक्ष के पास। पेपर में ना इसी ढंग से बना लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि संदीप ने क्रमशः कुल 70% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और स्नातक की डिग्री को पूरा किया। मेरा मानना है क्या संदीप के लिए पॉइंट नंबर 4 फुलफिल है या नहीं है? मतलब 60% यूजी भी है और पीजी भी है। 4 कंडीशन फुलफिल हो गया। अब देखें, उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में 16 वर्ष का अनुभव है। कितने वर्ष का अनुभव है? 16 वर्ष का अनुभव है। इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल किया क्योंकि 8 वर्ष चाहिए। तो कितना शानदार क्वेश्चन है। उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। ओके, उनके पास क्या नहीं है? तो यदि जिसके पास पीएचडी नहीं है उसके पास 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि तो मामला कहां जाएगा? डीन के पास। इसके पास अनुभव कितने वर्षों का है? 16 वर्ष का। तो क्या कंडीशन 1 फुलफिल होगा या सब्सिडियरी होगा? सब्सिडियरी। पीएचडी तो नहीं है और वे 59 वर्ष के हैं। तो आप बताओ क्या आयु फुलफिल है या नहीं? है ही। लेकिन पीएचडी नहीं है, बट उस संदीप 16 वर्ष से काम कर रहा है, तो मामला कहां भेजेंगे? तो अब लिखा है कि क्या उसका चयन किया जाना है? क्या वह अपर्याप्त है? मामले को संस्थान के डीन के पास, क्योंकि मैंने लिखा था ना कि वह उम्मीदवार
जिसके पास पीएचडी नहीं है और 15 वर्ष का अनुभव है, मामला कहां जाएगा? डीन के पास। ये साफ लिखा हुआ है कि पीएचडी ना होने पर 15 वर्ष का अनुभव होगा डीन के पास। राइट रुचि, वेल डन। तो कितना शानदार है, सिर्फ अप्रोच को लेकर चल रहा क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी। बी नहीं रुचि यादव जी, बी नहीं सी होगा, क्योंकि एकदम माजी अजीत कुमार, बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत बच्चे आपके एरिया में शुक्रवार में पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनको लाभ मिलेगा उनको भी आप शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन का बच्चे के अंदर बहुत डाउट रहता है। रुचि प्लीज, जानकारी अपर्याप्त क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि संदीप के पास अनुभव है 16 वर्ष का, डेट ऑफ बर्थ भी फुलफिल है, यूजी पीजी कर रखा है, लेकिन पीएचडी नहीं है। तो वह उम्मीदवार जिसके पास पीएचडी नहीं है और वह 16 वर्ष का अनुभव कर रखा है, अर्थात जो हमारे पास बैकअप है 15 वर्ष का, उसमें फुलफिल हो गया, इसलिए सी होगा। वेल डन। देखो क्यों हम लोग गलती करते हैं, अप्रोच नहीं मालूम था, और अप्रोच मालूम है आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट, शिव ने, नाम है शिव ने, गणित में पीएचडी किया है, क्या कंडीशन नंबर 1 फुलफिल है या नहीं शिव बाबू के लिए? ये पीएचडी है, शिव ने पीएचडी कर लिया है, ये फुलफिल है। आगे देखें, शिक्षण में 16 वर्ष का अनुभव है, शिक्षण में है, प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षण में, और वह प्रतिष्ठित संस्था में प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य कब से मुझे मालूम है नहीं है। उन्होंने कुल 60% और इतने अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या कंडीशन ये फुलफिल है या नहीं? बोले, नहीं लिखा है ना, देखिए, क्रमशः का मतलब पहले पीजी के लिए और ये यूजी के लिए 60 से ऊपर तो है ही ना। 60 और 63 अंकों के परसेंट अंकों के साथ स्नातकोत्तर और स्नातक डिग्री पढ़ाई की है। वह 56 वर्ष के हैं। तो आप बताओ आयु फुलफिल है या नहीं है? देखना, आयु भी फुलफिल है, लेकिन वह प्रधानाचार्य के रूप में कितने वर्षों से हैं, कोई जानकारी है? यदि यह कहा जाता कि 8 वर्ष से कम है, तब तुम ये लेते ना, प्रशासन का वर्ग है ही नहीं। राइट? मैंने कहा कि शिव ने गणित में पीएचडी प्राप्त किया, ठीक है। नंबर 1, शिक्षण में 16 वर्ष का अनुभव है और वह प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। मुझे बताओ कितने वर्ष से प्रधानाचार्य हैं, कोई जानकारी है? नहीं। इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 के बारे में जानकारी अपर्याप्त है। आयु फुलफिल है, यूजी पीजी में नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर यह होगा कि शिव बाबू को चयन किया जाना है गलत। दी गई जानकारी अपर्याप्त है, बी होगा, ये गलत, ये गलत। तो आपसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन में आप इसको लिखने का प्रयास करें, आप आसानी से बना लेंगे। राइट? आसानी से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। राइट अजीत कुमार, बी, वेल डन। मतलब जानकारी अपर्याप्त है। तो देखो, आज हमने मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूं काफी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये आपके हमारे फेसबुक हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, सतिकाडा रीडिंग, इसी पर आपके क्वेश्चन अपलोड रहेंगे। ये हमारा इंस्टा है, इसको आप ज्वाइन करें, फॉलो करें, और ये हमारा ऐप को करें डाउनलोड क्वेश्चन के लिए। जो बच्चे हमसे क्लास नहीं किए हैं, मैथ की क्लास होती है प्रतिदिन शाम को 7:15 पे, उसको आप देखने का प्रयास करें। जो बच्चे हमसे अभी पढ़ाई ना किए हों या जिनको डाउट हो, यूपी पुलिस स्पेशल 999 का बैच ले लो, आपका नैया पार होगा। कल मिलूंगा मैं नए क्वेश्चन मॉक 2 के साथ, और ये काफी अच्छा सेशन होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 1 बजे यूट्यूब पर आने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। कल तक पूरा ही मॉक होगा, धीरे स्पीड को बढ़ाऊंगा, पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें और मन से पढ़ें, नकारात्मक सोच से बच के रहें। थैंक यू वेरी मच।